हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के चैप्टर 2 का वीडियो सेकंड। फर्स्ट पार्ट में अपन ने पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक कैसे हैं। तो सूक्ष्म जीव पढ़ा था, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है और ये सभी प्रकार के वातावरण में रह सकते, चाहे ज़्यादा ठंड हो चाहे गर्मी हो, किसी प्रकार की परिस्थिति हो ये वहाँ रह सकते। अब हम पढ़ेंगे आज इस पार्ट 2 में हानिकारक सूक्ष्म जीव, मतलब सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक कैसे हैं। सूक्ष्म जीव से हमारे शरीर में बहुत रोग उत्पन्न होते। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को हम क्या कहते हैं? रोगाणु कहते हैं। एक बार और बच्चों कि रोगाणु किसे कहते हैं? तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो रोग को उत्पन्न करते हैं उसे हम रोगाणु कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव मनुष्यों में भी रोग फैलाते हैं, जंतुओं में भी फैलाते हैं और पौधों में भी रोग फैलाते हैं। अपन पढ़ेंगे मनुष्यों में कैसे रोग ये फैलाते। तो मनुष्य में सबसे पहले रोग कारक सूक्ष्म जीव, अपन इस पर डिस्कस करेंगे। रोग कारक सूक्ष्म जीव मतलब ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में कैसे रोग फैलाते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवों द्वारा जो होने वाला जो रोग है, एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, जिन्हें हम संचरणीय रोग कहते हैं। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना। जैसे आजकल अपन कौन सी बीमारी फैल रही है? कोरोना फैल रही है। किस से फैल रही है? कोरोना वायरस से फैल रही है। इसमें क्या हो रहा है? अगर आप किसी व्यक्ति के अपन ऐसे संक्रमित व्यक्ति के अगर टच में आते हैं या वो खांसता है या सर्दी जुकाम हो तो उसके संपर्क में आने से हमें भी कोरोना वायरस हो जाएगा। आजकल ये बीमारी बहुत फैल रही। तो ये भी कैसी बीमारी है? संक्रमित, मतलब एक संचरणीय रोग कहेंगे इसको भी। क्या कहेंगे? संचरणीय रोग, मतलब एक दूसरे के संपर्क में आने पर फैल रही है। क्योंकि सर्दी जैसे जुकाम होता है तो जैसे वो व्यक्ति छींकता है तो उससे क्या हजार की संख्या में विषाणु जो होते हैं कैसे आते हैं। जैसे उसने छींका तो सूक्ष्म जीवों के साथ हजारों क्या होते हैं? वायरस, विषाणु वायु में आ जाते और जैसे ही हमने सांस ली तो वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते। इसलिए डॉक्टर कहते हैं जब भी हमें सर्दी, खांसी, जुकाम हो तो हमें क्या मुंह ढक के रखना चाहिए। और आजकल कोरोना वायरस में सब लोग क्यों मुंह ढक के रख रहे हैं, अपना मास्क लगाए रख रहे हैं? इसी कारण रख रहे हैं कि कोई भी वायरस हमारे शरीर में प्रवेश ना करे। दूसरा कारण क्या है? मक्खी भी क्या करती है? मक्खी कूड़े या सड़े गले पदार्थों पर बैठ जाती है, फिर वो उड़ के हमारे खाने पे बैठ जाती है तो वो हमारा खाना भी कैसा हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। इसलिए हमें अपना खाना कैसा रखना चाहिए? हमेशा ढक के रखना चाहिए। एक मादा एनाफिलीज मच्छर भी है इसका उदाहरण है। ये क्या प्लेज्मोडियम नामक एक परजीवी इसमें रहता है, मादा एनाफिलीज मच्छर में रहता है। जैसे ही वो हमको काटता है तो हमें क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। एक मादा एडीज मच्छर, ये पेपरों में बहुत आते हैं कि डेंगू बीमारी किससे फैलती है? तो मादा एडीज मच्छर ये डेंगू के वायरस का वाहक है। मतलब डेंगू जो बीमारी होती है तो वो किसके कारण होती है? मादा एडीज मच्छर के काटने से होती है। और मलेरिया जो बीमारी होती है वो किससे होती है? मच्छर प्लेज्मोडियम एक परजीवी के कारण होती है। ये देखो, ये मादा एनाफिलीज मच्छर है, इसमें प्लेज्मोडियम नामक वायरस रहता है जिससे हमको क्या होता है? मलेरिया रोग हो जाता है। और अपन आगे और रोगों के बारे में चर्चा करेंगे कि मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग और इनके बचाव। जैसे क्षय रोग, जिसे हम टीबी कहते हैं, किससे होती है? जीवाणु से होती है। किससे होती है? जीवाणु से होती है। और इसका फैलने का क्या तरीका है? वायु। जैसे अपन ने खांसने से कई वायरस जो हैं वो वायु में चले गए, जब हमने सांस ली तो वो वायरस हमारे पास भी आ जाते। इसलिए टीबी की जो बीमारी है उस व्यक्ति से भी हमें दूर रहना चाहिए। इससे बचाव कैसा है? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग और रखना चाहिए। उचित समय पर टीका करना चाहिए। ऐसी ही बीमारी ये खसरा है, ये भी चिकन पॉक्स मतलब छोटी माता, बड़ी माता और पोलियो, ये चारों बीमारियां ऐसी हैं जो वायु के से सीधे संपर्क में और जल के संपर्क में आने से बीमारी
फैलती है। और ये किससे होती है? ये जीवाणु से होती है, वायरस से होती है, वायरस, और ये भी वायरस से होती है। तो इससे सबसे अच्छा बचाव क्या है? अगर ऐसे ऐसे व्यक्ति अगर अपने आसपास है तो उनसे हमें दूर रहना चाहिए। उन जो रोगी व्यक्ति उन्हें अलग कमरे में उनकी व्यवस्था करना चाहिए और उचित समय पर उनका टीकाकरण करते रहना चाहिए। अब अगला है हैजा। हैजा भी मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी है। हैजा और टाइफाइड ये गंदे पानी से होती है और किससे होती है? जीवाणुओं के द्वारा होती है। इसके लिए हमें बचाव क्या है? मतलब अपन साफ सुथरे रहें, स्वच्छ पानी पिएं, उबला पानी पिएं, टीकाकरण करें और भली भांति पका भोजन खाएं। फिर है हेपेटाइटिस ए। ये भी वायरस से होती है। उसका फैलने का तरीका क्या होता है? जल से अगर अपन पानी पी लेंगे तो ये हेपेटाइटिस ए की होने की संभावना रहती है। इसलिए हमें पानी उबला हुआ पीना चाहिए और टीकाकरण करवाते रहना चाहिए। मलेरिया ये भी प्रोटोजोआ से होता है। इसका फैलने का वाहक क्या है? मच्छर है। इससे बचने के क्या उपाय हैं? हम मच्छरदानी का समय समय पर प्रयोग करें, कूलर टंकियाँ ये साफ करते रहें, क्योंकि बहुत समय तक अगर पानी इकट्ठा रहता है तो हम मच्छर पनपने का ज़्यादा डर रहता है। मच्छर भगाने के लिए रसायन का प्रयोग करें। मच्छर के प्रजनन के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित ना होने दें। इसलिए समय समय पर हमें अपना कूलर या टंकियाँ साफ करते रहना चाहिए। अब एक कुछ सूक्ष्म जीव जंतुओं में भी रोग फैलाते हैं, जानवरों में भी रोग फैलाते हैं। जैसे एंथ्रेक्स एक बीमारी है जो गाय में खुर और मुंह का रोग वायरस द्वारा हो जाता है। गाय में खुर में हो जाता है, मुंह में हो जाता है। और ये एंथ्रेक्स बीमारी जंतुओं में होती है। पौधों में भी कई बीमारियां सूक्ष्म जीवों के द्वारा होती हैं। जैसे नींबू में एक बीमारी होती है कैंकर। ये जीवाणु के द्वारा होती है, वायु के संपर्क में वायु के मतलब फैलने का तरीका क्या? एक नींबू का हुआ, इसके वायरस वायु में चले जाते हैं तो कई नींबू के पेड़ों में ये बीमारी हो सकती है। गेहूं की रस्ट ये भी कवक के द्वारा होती है। इसके फैलने का तरीका क्या है? वायु और बीज के द्वारा ये बीमारी फैलने का तरीका है। बीमारी फैल सकती है। भिंडी जो सब्जी है उसे भिंडी की पीत नामक बीमारी होती है, वायरस के कारण होती है। और इसके फैलने का तरीका क्या है? कीड़ों के द्वारा फैलती है। इस प्रकार हमने बीमारियों पर चर्चा की। अब तीसरा पॉइंट है सूक्ष्म जीव हमारे खाने को भी खराब कर देते थे। जैसे अभी कभी देखा होगा, अपन किसी शादी में खाना खाने जाते हैं, वहाँ से खाना खा के आते हैं तो हमें उल्टी हो जाती है। तो डॉक्टर कहते हैं तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गई। जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फूड पॉइजनिंग। इसका अर्थ है कि हमने ऐसा खाना खा लिया जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा खराब हो गया। तो हमें ऐसे खाना से बचना चाहिए और खाना खराब होने से बचाने के लिए हमें निम्न तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। और जिन तरीकों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम खाद्य परिरक्षण कहते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो हम अपने खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाते हैं, ऐसे पदार्थों का प्रयोग करके उन खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने से रोकते हैं, उन्हें हम खाद्य परीक्षण कहते हैं। अब खाद्य परीक्षण अपन कैसे पता करेंगे कि हमारा खाना खराब हो गया? तो क्या होगा? सबसे पहले तो उसमें दुर्गंध आने लगेगी। जो खाना खराब होता है उसमें सबसे पहले क्या आती है? दुर्गंध आने लगती है। उसका स्वाद भी खराब हो जाता है और रंग रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। तो ये अपना खराब खाने की पहचान है। तो हमें ऐसे खाना खाने से बचना चाहिए, नहीं तो हम कई बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती हैं। अब खराब खाने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो खराब खाने से बचाने के लिए हम निम्न तरीके कर सकते हैं। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने से, कौन से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि? हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे खाने को खराब करते हैं। उनकी वृद्धि को रोकने के लिए जिन हम पदार्थों या रासायनिक पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम परिरक्षक कहते हैं। ये भी बच्चों पेपर में बहुत आता है। परिरक्षक कैसे कहते हैं? तो हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए जिन रासायनिक पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम परिरक्षक कहते हैं। जैसे नमक का प्रयोग हम अचार में करते हैं। तेल डाल के अचार को हम अपना काफ़ी समय तक रखते हैं। आपने देखा होगा घर में जो अचार रखा जाता है आम का, उसमें तेल और नमक काफ़ी डला रहता है, जिससे अपना जो अचार है काफ़ी दिनों तक अच्छा बना रहता है। और तीसरा और अपन एक रासायनिक पदार्थ सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट का भी प्रयोग करते हैं। और जैम स्क्वैश बनाने में भी, जैसे अपने जैम बनते हैं, बाज़ारों के जो जैम आते हैं, या स्क्वैश क्या होता है? फलों का रस, चीनी से बना पेय, एक प्रकार का ये शरबत है, पानी में मिलाकर पिया जाता है। तो ये स्क्वैश होता है। तो इनको काफ़ी समय तक अच्छा रखने के लिए अपन रासायनिक पदार्थ सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग करते हैं। सोडियम बेंजोएट का सूत्र क्या होता है बच्चों? C6H
5COONA, ये सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला है। क्या? C6H5COONA, ये सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला है। और सोडियम मेटाबाइसल्फेट किसे कहते हैं? एक मिनट, Na2H2O5, ये भी पेपरों में पूछ सकते हैं। तो सोडियम मेटाबाइसल्फेट का ये वाला फॉर्मूला है Na2H2O5। इनसे क्या करते हैं अपन? खाद्य पदार्थों को काफ़ी समय तक अच्छा रख सकते हैं। फिर अगला है नमक के द्वारा। नमक के द्वारा भी अपन खाद्य को अच्छा रख सकते हैं। जैसे मांस मछली में नमक मिला के रख देंगे तो जीवाणु की वृद्धि रुक जाएगी, और मांस मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का प्रयोग घर में भी देखा होगा, कैंडी बनती है या मीठा आंवला बनता है। इमली को भी काफ़ी समय तक अच्छा रखने के लिए अगर अपन नमक लगा के रख देंगे तो वो भी बहुत अच्छे से रखे रहेंगे। फिर चीनी के द्वारा, शक्कर के द्वारा भी अपन रख सकते हैं। जैसे जेम, जेली, स्क्वैश, इन सब में क्या मिलाई जाती है? शक्कर मिला दी जाती है, जिससे जीवाणु की वृद्धि में भी नियंत्रित होती है। और अपना जो जैम, जेली, स्क्वैश है ये काफ़ी समय तक अच्छा रखा रहता है। स्क्वैश मैंने समझा दिया। जैम तो आप लोग जानते ही हो, फलों का ही रस से ये भी बनता है। जेली, स्क्वैश एक नया शब्द है, तो ये भी फलों के रस से ही बनता है। चीनी से बना पेय है, एक प्रकार का शरबत है, उसे पानी में मिलाकर पीते हैं स्क्वैश को। ठीक है बच्चों। फिर अगला तेल और सिरके का। तेल सिरके का भी प्रयोग अपन अचार को खराब होने से बचाने के लिए करते हैं। सिरके का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये भी देख लो आप, ये भी बहुत आता है। सिरके को अपन बोलते हैं एसिटिक एसिड, और इसका फॉर्मूला है CH3COOH, जिसे अपन बोलते हैं एसिटिक एसिड। लिख दूँ इसको, एसिटिक एसिड? एक मिनट, एसिटिक किसको बोलते हैं? सिरके को, है ना। इसका फॉर्मूला मैंने पहले ही लिख दिया है। ठीक है। अब आप देखते होगे बाज़ारों की जो थैली आती हैं वो कैसे अच्छी रखी रहती हैं। तो वो दूध जो आता है वो पाश्चरीकृत होता है। पाश्चरीकृत, देखो ये शब्द है पाश्चरीकृत। तो इस शब्द को समझ, इसमें क्या होता है? दूध को एकदम टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, फिर एकाएक उसे ठंडा करते हैं। इस विधि को अपन कहते हैं पाश्चरीकरण। मतलब 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना, फिर एकाएक फिर उसे एकाएक ठंडा करना। तो ये इसी को अपन, इस प्रक्रिया की भी खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। और अपन ने भी पढ़ा पहले वीडियो में, लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी? किण्वन की। जो किण्वन क्या होता है? चीनी से अल्कोहल बनाने की क्रिया, है ना। फर्मेंटेशन पढ़ा था आपने, किण्वन या फर्मेंटेशन। और आपने कभी कभी घर पे भी देखा होगा, मम्मी पहले दूध को गर्म करती हैं, फिर दूध गर्म हो जाता है और जैसे ही वो ठंडा हो जाता है तो उसे अपन फ्रिज में रख दीजिए, जिससे अपना क्या दूध नष्ट खराब नहीं होता। और गर्म क्यों करते हैं? उसमें जो जितने भी हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और भंडारण और पैकिंग में भी आजकल बायोरोधी सील की जाती है, इससे सूक्ष्म जीवों से, देखा होगा आजकल ऐसे जो अपने क्रैक्स के पैकेट, ऐसे पैकेट रहते हैं कि ये सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रहते हैं। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है कि अपने वायुमंडल में 78 नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी? 78%। लेकिन अपने पेड़ पौधे इसे डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। तो क्या करते हैं पेड़ पौधे? 3 तरीके से वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेते हैं, क्योंकि वायुमंडल की नाइट्रोजन वो सीधे नहीं ले सकते, उसे हम नाइट्रोजन के यौगिक में लेते हैं। तो एक तो बिजली जब चमकती है, तो बिजली जब, पहला पॉइंट है बिजली के चमकने के द्वारा, तो नाइट्रोजन किस में बदल जाती है? नाइट्रोजन के यौगिक में बदल जाती है। कहाँ? मिट्टी में। फिर दूसरा जो रीजन है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन, जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु और नीले हरे शैवाल, ये अपन ने आगे पढ़ा था पार्ट 1 में कि जीवाणु और नीले हरे शैवाल क्या करते हैं? जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है, जो 78%, जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है 78%, इसको कौन?
ये कौन, जीवाणु और नीले हरे शैवाल, इसे काय में बदल देते हैं, नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। ये भी प्रश्न आता है कि पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, तो नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में लेते हैं। तो पहला रीजन ये, जब बिजली चमकती है उसके द्वारा भी नाइट्रोजन के यौगिक बदल जाती है। दूसरा है कि जो हमारे मिट्टी में जीवाणु या नीले हरे शैवाल होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते। 2 रीजन हो गए। अब तीसरा रीजन क्या होता है, अब ये नाइट्रोजन के यौगिक से 2 तरीके से नाइट्रोजन के यौगिक में बन गई। अब क्या होता है, जो नाइट्रोजन का जो यौगिक जो मिट्टी में उपस्थित है वो किसने लिया, पौधों ने लिया। किसके द्वारा लिया, जल के द्वारा। अपन ने पेड़ पौधों को पानी डाला जड़ों में, तो जल के द्वारा पौधों द्वारा अवशोषित हो गया। फिर जंतुओं में कैसे पहुंचा, तो जंतुओं को किसने खाया, अपन ने पढ़ा था, शाकाहारी जंतुओं ने खाया। शाकाहारी जंतुओं से जो नाइट्रोजन किसके पास पहुंच गई, मांसाहारी जंतु में पहुंच गई। अब एक दूसरे के पास तो नाइट्रोजन पहुंच गई। उसके बाद जब ये जो पेड़ पौधे मृत जो पेड़ पौधे हैं या मृत जीव जंतु हैं वो किस में समाहित होंगे, मिट्टी में ही होंगे। तो पूरा फिर दोबारा से किसको मिल जाती है, मिट्टी को ही मिल जाती है। मतलब नाइट्रोजन चक्र कैसे चल रहा है, पहले 2 तरीके से नाइट्रोजन जो गैसीय नाइट्रोजन है वो 2 तरीके से बदली। एक तो बिजली के चमकने के कारण, है ना, और दूसरी जीवाणु या साइनोबैक्टीरिया के कारण नाइट्रोजन के यौगिक में बदली। 2 तरीके से वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिक में बदली। कहाँ, मिट्टी में उपस्थित हो गई ना। और मिट्टी से फिर कहाँ पहुंची, अपन ने मिट्टी में पानी डाला तो पेड़ पौधों द्वारा ले ली गई। पेड़ पौधों से शाकाहारी जंतुओं ने ले ली, शाकाहारी जंतुओं से कहाँ पहुंच गई, मांसाहारी जंतु में पहुंच गई। तो नाइट्रोजन के यौगिक सभी में पहुंच गए, पेड़ पौधों में, शाकाहारी जंतु में, मांसाहारी जंतु। फिर उसके बाद तीनों मृत पौधे या मृत शाकाहारी या मृत मांसाहारी, इन तीनों के मृत्यु के बाद जो नाइट्रोजन अपशिष्ट हुआ तो वो कहाँ, मिट्टी में फिर मिल गया। तो नाइट्रोजन के यौगिक फिर मिट्टी में उपस्थित। इस प्रकार 3 तरीके से नाइट्रोजन के यौगिक में प्राप्त होती है। अब इसका संतुलन कैसे बनता है, तो कुछ तो क्या होते हैं, जीवाणु नीले हरे शैवाल क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल रहे हैं। पर कुछ जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रोजन यौगिक को गैसीय नाइट्रोजन में बदल देते हैं, है ना। कुछ जीवाणु साइनोबैक्टीरिया और जो जीवाणु तो किसको बदल रहा है, जो गैसीय नाइट्रोजन है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन उससे बदल रहा है ना। लेकिन कुछ जीवाणु क्या कर रहा है, जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं, है ना, नाइट्रोजन के जो यौगिक हैं उसे गैसीय नाइट्रोजन में बदल रहा है। तो आपको ये नाइट्रोजन चक्र समझ में आ गया होगा। इस प्रकार ये नाइट्रोजन का जो संतुलन है पर्यावरण में बना रहता है। अब अपन आते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब एक कीवर्ड्स पर प्रमुख शब्दों को समझते हैं। शैवाल क्या होते हैं, शैवाल पे आते हैं। शैवाल क्या होते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है, ये अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, पौधे की तरह होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं। कुछ शैवाल एक कोशीय होते हैं और कुछ बहुकोशिकीय कौन होते हैं, स्पाइरोगायरा, और एक कोशिकीय कौन था, क्लेमाइडोमोनास। जी मैंने पार्ट 1 इस चैप्टर का पार्ट 1 जो पढ़ाया उसको समझना, तो ये चैप्टर आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर प्रतिजैविक क्या होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव जिनसे दवाई बनाई जाती है। कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं। फिर प्रतिरक्षी क्या होता है, प्रतिरक्षी भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ। प्रतिरक्षी क्या होता है, जब हमारे शरीर में कोई सूक्ष्म जीव उत्पन्न होकर रोग उत्पन्न करते तो उसी के अनुसार हमारा शरीर भी उसी के बराबर एक जीवाणु सूक्ष्म जीव उत्पन्न करता है, जिसे अपन कहते हैं प्रतिरक्षी। मतलब उससे उसी के अनुसार रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है, उसे हम कहते हैं प्रतिरक्षी। जीवाणु क्या होते हैं, जीवाणु मैंने बताई थे, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं, समूह में रहते हैं, क्षणोनुमा होते हैं, ये मिट्टी, पानी, हवा और अपनी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। फिर वाहक क्या होते हैं, वाहक वो होते हैं जिनके जरिए रोग फैलता है, जैसे मक्खी या मच्छर, ये रोग वाहक हैं, ये रोग फैलाने का काम करते हैं। संक्रामक रोग क्या होते हैं, जब एक संक्रमित व्यक्ति से
स्वस्थ व्यक्ति में जो रोग फैलता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। और आजकल जो बीमारी फैल रही है कोरोना वायरस, वो संक्रामक रोग का ही उदाहरण है। अपन संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आएंगे या उसके छींकने से या उसके जुखाम, क्योंकि उसके छींकने या जुखाम से कई बूंद के रूप में कई वायरस हवा में आते हैं। जब हम उन्हें सांस लेते हैं तो वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसे रोगों को हम संक्रामक रोग कहते हैं। फिर है किडवन। किडवन क्या होता है? अभी मैंने बताया था, चीनी का अल्कोहल में बनना किडवन कहलाता है। और किसके द्वारा होता है? ईस्ट के द्वारा होता है। लैक्टोबैसिलस, ये भी बहुत पेपरों में आता है। लैक्टोबैसिलस क्या होता है? दूध से दही का बनना किस जीवाणु के द्वारा संभव है? लैक्टोबैसिलस के कारण। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? तो सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं, इन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन चक्र क्या होता है? नाइट्रोजन चक्र में क्या होता है? हमारे पर्यावरण में 78% नाइट्रोजन है, जिसे पेड़ पौधे सीधे नहीं ले सकते। तो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना ही क्या कहलाता है? नाइट्रोजन चक्र। जिससे नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन की जो मात्रा है संतुलन में बनी रहती है। यही नाइट्रोजन स्थिरीकरण है कि वायुमंडल के नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। किसके द्वारा संभव है नाइट्रोजन स्थिरीकरण? जीवाणु कौन सा? राइजोबियम और साइनोबैक्टीरिया, मतलब नीले हरे शैवाल के द्वारा ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। पाश्चरीकरण क्या होता है? जो सांची दूध की जो थैली आती है, उस थैली वो बहुत दिनों तक खराब नहीं होती। अगर उस थैली को अगर अपन फ्रिज में रख देते हैं तो क्या होता है? उस दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15-20 मिनट के लिए गर्म किया जाता है, फिर एकाएक उसको ठंडा किया जाता है। उसे अपन पाश्चरीकरण कहते हैं। अब रोगजनक किसे कहते हैं? जिनके द्वारा रोग फैलता है उसे अपन क्या कहते हैं? रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे जीवों को अपन क्या कहते हैं? रोगाणु कहते हैं। ठीक है। अब है अगला क्या है? परिरक्षण। ये भी हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा। परिरक्षण क्या होता है? खाद्य पदार्थों को संदूषित, मतलब खराब होने से बचाने के लिए जिन हम पदार्थों का प्रयोग करते हैं वो परिरक्षण कहलाता है। जैसे नमक, चीनी या कोई रासायनिक पदार्थ, सोडियम बेंजोएट या सिरका। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? प्रोटोजोआ हमने पढ़े थे। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? ये एनिमल लाइक, माने एनिमल की तरह ही होते हैं। सिंगल सेल होते हैं। तालाबों में पाए जाते हैं, झीलों, नदियों, गंदे पानी में पाए जाते हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। अब अगला आता है नेक्स्ट, राइजोबियम। राइजोबियम ये फलीदार जो जड़ें हैं, मटर चने की जो जड़ होती हैं उनमें ये मटर सेम है ना, जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ये क्या करता है? वायुमंडल की जो नाइट्रोजन गैस है उसे नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। वैक्सीन क्या होती है? जब हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न होता है तो उस रोग से लड़ने के लिए शरीर में एक टीका लगाया जाता है जो रोगों के रोकथाम में सहायक होता है, उसे अपन वैक्सीन कहते हैं। विषाणु क्या होते हैं? विषाणु ये भी एक परपोषी होते हैं। ये विषाणु सजीव निर्जीव की कड़ी होते हैं। जब तक ये सजीव के बाहर रहते हैं तो निर्जीव की भांति काम करते हैं। निर्जीव मतलब ना बढ़े, ना किसी पर कोई क्रिया नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही ये सजीव के अंदर जाते हैं, मतलब जो सजीव कौन होते हैं? जो सांस लेते हैं, जैसे पौधे, जीव जंतु के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो ये भी सजीव की तरह कार्य करने लगते हैं। ईस्ट, जिसे हिंदी में खमीर कहते हैं, ये भी एक प्रकार का कवक होता है। ये कोशिकीय होते हैं। ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं और इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो बच्चों, आपको मैंने क्लास 8 का चैप्टर 2 समझाया। इसके दो वीडियो बने थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसको देखना, समझना, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। घर पर रहें, स्वच्छ रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।